हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यूज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं क्योंकि वो आपको एक गाइड की तरह एक्ट करते हैं आपके लिए, जिससे कि आपको समझ में आता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है और आप आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए प्लीज़। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो है अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो ओजोन लेयर जो है वो कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है? ग्रीन रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब सोचिए इसका आंसर क्या होगा एंड राइट द करेक्ट आंसर ऑप्शन इन योर नोटबुक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आंसर होगा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा कि ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अर्थ तक रीच कर रही है और इसके काफ़ी सारे हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी होते हैं। हार्मफुल इम्पैक्ट्स ना सिर्फ ह्यूमंस के लिए बल्कि बाकी चीज़ों के लिए भी हमारे इकोसिस्टम में, फॉर एग्जांपल प्लांट्स के लिए, मेरीन एनिमल्स के लिए, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के लिए, जो हमारी कार्बन साइकिल होती है, फॉस्फोरस साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, इन सभी में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जहाँ तक ह्यूमंस की बात है तो ये है एक स्किन कैंसर क्रिएट करता है। ये ह्यूमंस को जो है स्किन कैंसर हो जाता है विच इज़ वेरी वेरी डेडली। तो इसीलिए ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब एक क्वेश्चन ओजोन लेयर से रिलेटेड आपका बनता है कि ये कहाँ पे है हमारे एटमॉस्फेयर में। आपको पता होगा कि बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। तो उन सब में से कहाँ लाई करती है ओजोन लेयर? सो ओजोन लेयर लाइज इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ये क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एडिशनल पॉइंट्स जितने भी मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट राइट देम डाउन इन वन प्लेस, जिससे कि आप बाद में रिविजन भी कर सकते हैं उसकी। उसके बाद एक पॉइंट हम और देख सकते हैं इससे रिलेटेड कि कौन सा ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है। तो वियना कन्वेंशन जो है वो ओजोन लेयर से रिलेटेड है और वियना कन्वेंशन के अंडर ही साइन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो है कि ओजोन डिप्लीटिंग जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जिन चीज़ों से ओजोन डिप्लीट हो रही है, उन सब्सटेंसेस को विद इन अ टाइम फ्रेम फेज आउट करना है वर्ल्ड से। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ओजोन लेयर से रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स हैं? ओजोन लेयर से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, फर्स्ट इज स्किन कैंसर, देन इट इज़ योर स्ट्रेटोस्फेयर, देन इट इज़ वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए एंड जब भी इनमें से कोई भी वर्ड आए तो आपके दिमाग में इमीडिएटली ओजोन क्लिक होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क कर लीजिए, इसको बार बार रिवाइज कीजिए जिससे कि आप अपने एग्जाम में इसको करेक्ट करके आएँ। Which of the following organizations divided into two branches was established by लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट? इन दोनों ने मिलके कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई थी जिसकी दो ब्रांचेस थी? ओके, तो फर्स्ट इज इंडियन एसोसिएशन, सेकंड इज थियोसॉफिकल सोसाइटी, थर्ड इज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एंड फोर्थ इज होम रूल लीग। थिंक अबाउट इट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी दो ब्रांचेस थी और इन दो लोगों ने बनाया था उसे? सो द आंसर हियर इज होम रूल लीग। होम रूल लीग जो है वो आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पे इंडिया में बनी थी और इट वॉज इंडियाज रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर वन। जैसे कि आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर वन जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1916 से 1918 तक चला था और उस टाइम पे इंडिया में कोई और पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही थी क्योंकि गांधी जी उसी टाइम आए थे, वो पूरे इंडिया का टूर कर रहे थे। और उससे पहले क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुई थी, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्रैकडाउन किया था इंडियंस पे और उसके बाद जो है कुछ को जेल में भेज दिया गया था। तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो एकदम से शांत हो गई थी। अब वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे जो इंडियंस थे, जो इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि इतना शांति के साथ हमें नहीं बैठना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ जो है ऑर्गेनाइज करना चाहिए, भले ही वो पीसफुल ही क्यों ना हो। तो इसीलिए जो बाल गंगाधर तिलक जी थे और एनी बेसेंट थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की। अब होम रूल लीग जो थी, तिलक की जो लीग थी उसके हेडक्वार्टर थे पूना में और वो अप्रैल 1916 में स्टार्ट हुई थी। एंड एनी बेसेंट की जो लीग थी इट वाज फाउंडेड इन मद्रास इन सितंबर 1916। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं होम रूल लीग से रिलेटेड जो कि आपको पता होने चाहिए।
So next question is question number 3. In which of the following years did India not host the ICC Cricket World Cup tournament? 2011, B 1996, C 1983 and D 1987. The answer here is C 1983. सो अब जो क्रिकेट फैंस होंगे उनको हो सकता है कि हर क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में पता हो, ठीक है, लेकिन जो क्रिकेट फैंस नहीं होंगे दे विल से ये किस तरीके का क्वेश्चन है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को तो ये आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट की नॉलेज रखने की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, और वो इवेंट क्या है? 1983 का वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता था। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप जो विच वाज वन बाय इंडिया। और इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट होते हैं किसी भी फील्ड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वो एक्सपेक्टेशन आपसे एक होती है एज अ स्टूडेंट कि आप इतने क्यूरियस होंगे कि अगर आपने 1983 वर्ल्ड कप देख लिया, इंडिया उसमें जीता है, तो यू विल डिग डीपर एंड यू विल नो मोर अबाउट इट। ये मतलब एक आपकी क्यूरियोसिटी को और आपकी एक अवेयरनेस को चेक करने का सिर्फ एक ज़रिया है ये क्वेश्चन। अब ये जो वर्ल्ड कप है, क्योंकि इंडिया ने जीता था और हम इसके बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो हमें नेचुरल सी बात है ये पता होना चाहिए। ये जो वर्ल्ड कप था ये इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था। रही बात इंडिया के वर्ल्ड कप होस्ट करने की, तो इंडिया ने वर्ल्ड कप होस्ट किया है 1987 का, कंबाइन जो होस्ट किया था इंडिया एंड पाकिस्तान ने। 1996 का इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका, 2011 इंडिया श्रीलंका एंड बांग्लादेश। जो मोस्ट रीसेंट होस्ट किया है वो है 2023 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following options is mostly caused by overpopulation? A. Land and other renewable resources are under pressure. Adequate natural resources. C. Reduction in the scarcity of water. D. Increase in the area covered by forests. अब आप देखिए कि इसमें क्या हो सकता है। इट इज़ अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड राइट द करेक्ट आंसर इन योर नोटबुक। देखिए, पहले हम इनकरेक्ट वालों को रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। एडिक्वेट नेचुरल रिसोर्सेज, अगर ओवर पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो क्या नेचुरल रिसोर्सेज एडिक्वेट होंगे? नहीं, विद टाइम उनकी कमी होती जाएगी। रिडक्शन इन द स्कैसिटी ऑफ वाटर, मतलब क्या है? पानी की कमी जो है वो कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, पानी की कमी की समस्या जो है वो बढ़ेगी क्योंकि लोग ज़्यादा हैं उसको यूज़ करने वाले। थर्ड है इंक्रीज इन द एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट्स, यानी कि जो वन है, वन का जो क्षेत्र है वो बढ़ेगा हमारा। बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उनको उतनी ज़्यादा रहने की जगह चाहिए होंगी और फॉरेस्ट को क्लियर किया जाएगा उस पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका आ जाता है आंसर ऑप्शन ए, यानी कि लैंड एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अंडर प्रेशर। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उन पे प्रेशर बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ शब्दों का फेर है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आप जो है यहाँ पे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको गलत नहीं करना है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि आपको पता ना हो, तो वहाँ पे जो है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, बट इस तरीके के क्वेश्चंस को अवॉइड ना करें तो ही बेटर होगा। ये आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त और 26 ऑफ दिसंबर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर, 26 ऑफ नवंबर। अगर आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट में जो लाइंस हैं वो कहती हैं कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस दिन अडॉप्ट किया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो मनाया जाता है, जिस दिन हमने इसको आत्मसमर्पित किया था। ठीक है, हमने इसको अंगीकृत किया था, उस दिन को हम जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और वो दिन है 26 नवंबर। अगर आपसे पूछा जाता है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, तो वो आएगा 26 ऑफ जनवरी 1950, क्योंकि उस दिन से हमारा जो संविधान है वो फुल फ्लेजेड रूप से हम उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर चुके थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एबनी एंड महोगनी ट्रीज आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो ए है मैंग्रोव, बी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, सी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डी मॉन्टेन फॉरेस्ट। अब आपको सोचना है कि इस टाइप के ट्रीज जो हैं वो कौन से फॉरेस्ट एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। देखिए इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है एवरग्रीन, जो हमेशा ही ग्रीन रहते हैं, यानी कि जिनके पेड़ जो हैं वो एक साथ किसी भी टाइम पे ईयर में अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं, अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं बहुत ही डेंस होते हैं, हॉट और ह्यूमिड एरियाज में होते हैं, जहाँ पे जो गर्म एरियाज होते हैं वहाँ पे, ठीक है, और हैवी रेनफॉल एरियाज होते हैं, बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप देखेंगे तो इक्वेटर के अराउंड ये वाले एरियाज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अमेजोन बेसिन है अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें। और अगर हम इंडिया में देखते हैं तो हमारे वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार, पार्ट्स ऑफ असम और तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे हमें ये फॉरेस्ट एरियाज देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो याद रखेंगे, और इसी तरीके से बाकी फॉरेस्ट एरियाज के भी ट्रीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन द ईयर 1945। कौन सी पार्टी थी जिसने ब्रिटेन में जो है गवर्नमेंट फॉर्म की थी 1945 में। ए डेमोक्रेटिक पार्टी, बी लेबर पार्टी, सी सोशलिस्ट पार्टी एंड डी लिबरल पार्टी। ठीक है, तो ध्यान से सोचिए कि कौन सी पार्टी थी जिन्होंने 1945 में जो है ब्रिटेन में गवर्नमेंट बनाई थी। आंसर हियर विल बी लेबर पार्टी, ठीक है। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे ही वॉज क्लीमेंट एटली। लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आना उस टाइम पे ब्रिटेन में, इट इन अ वे पेव्ड द वे फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। अगर इसकी जगह पे दूसरी पार्टी वहाँ पे आती, जो कंजर्वेटिव्स थे, अगर वो आते वहाँ पे, तो वो इतना ज़्यादा जो है इंडियन इंडिपेंडेंस के फेवर में नहीं थे। बट लेबर पार्टी डिसाइडेड टू गिव फ्रीडम टू इंडिया। ओके, तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है कि कौन सी पार्टी थी एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। सो द प्राइम मिनिस्टर वाज क्लीमेंट एटली। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। In which year was the PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission launched? 2020, 2022, 2021 और 2023। जब आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इट्स नॉट सिंपली पीएम आयुष्मान भारत, बट इट इज पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो ये लॉन्च हुआ था इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19। जो गैप्स थे हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको ब्रिज करने के लिए, ठीक है। और ये लॉन्च हुआ था 2021 में। इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे मेन हम देख लेते हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट्स बनाने की इसमें बात हुई, पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाने की बात हुई, ब्लॉक लेवल पे हेल्थ यूनिट्स बनाने की बात इसमें हुई थी। बेसिकली ये क्या है कि आपका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जितने भी गैप्स हैं उनको फिल इन किया जाए, उसको रोबस्ट बनाया जाए, एक तरीके से उसको बहुत ही एक अच्छे लेवल पे बनाया जाए, ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स ना करे। तो इसीलिए ये मिशन जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम डांस स्टाइल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार और मणिपुर। यू जस्ट हैव टू नेम द स्टेट। भरतनाट्यम is a classical dance of India. You should be knowing about it. Think about the state and write it in your notebook. तो भरतनाट्यम जो डांस स्टाइल है ये बिलोंग करता है इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु को। अब ये वाली जो भरतनाट्यम की अगर आप डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है इंडियन क्लासिकल डांसेस की। यू कैन गो टू दैट एंड यू कैन वॉच। उसमें बहुत डिटेल में आपको हर एक क्लासिकल डांस के बारे में बताया गया है, ठीक है। उनके फीचर्स क्या हैं, एक्सपोनेंट्स क्या हैं, कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं, ओरिजिन कैसे हुआ था, everything you can know from that one video. So just go to it, watch it. It is very very important for exams like SSC CGL. देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इट इज़ अ मैप बेस्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर्स? ए भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश,
B. Bhutan and Meghalaya. C. Bhutan and West Bengal. D. Bhutan and Assam. So it is a map based question. Try to recall the map of India and its neighbors and then think about it. So the answer here is B. Bhutan and Meghalaya. If you look at the map clearly, you will find that Meghalaya and Bhutan does not touch boundaries with each other. They do not share any borders. All right. So this completes all the 10 questions. Just go through them, revise them again and again, and you might get these questions or similar questions in the exam again. देखिए PYQs करने का हमारा एजेंडा क्या होता है, वो बेसिकली ये होता है कि अगर आपको सेम क्वेश्चन ना भी मिले तो भी सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाता है. कई बार आपके आंसर ऑप्शन सिमिलर हो जाते हैं, तो दैट हेल्प्स यू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स एंड यू रीच एट द राइट आंसर्स. अब हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं. इन 10 क्वेश्चन से हम देखते हैं कि हमारी लर्निंग्स क्या हैं. तो सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री. जैसे 1983 का वर्ल्ड कप है, दैट इज़ फर्स्ट फॉर इंडिया. तो इस टाइप के इवेंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप इस तरीके की किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो 2-3 एडिशनल फैक्ट्स ज़रूर पढ़ें. डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली दे विल हेल्प यू सॉल्व द क्वेश्चंस. सेकंड देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन. जैसा कि आपने लास्ट वाला क्वेश्चन देखा कि कौन सी स्टेट जो है इंडिया की वो बाउंड्री शेयर करती है इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ, नहीं करती है. these type of questions are very very common in the exam and you cannot afford to lose such questions. So just paste a map of India in front of you, just look at it for 10 minutes every single day और उससे क्या होगा, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी. बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं लगेगा. खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते भी आप उसको देख सकते हैं अगर वो सामने पेस्टेड होगा. अगर वेट करते रहेंगे कि एटलस हम निकालेंगे या हम और कोई मैप को स्पेशली हम निकालेंगे मैप बुक और तब हम पढ़ेंगे, तो वो फिर वेट जो है हमारी वेट ही हो जाती है, हम नहीं पढ़ पाते उस चीज़ को. सो पेस्ट इट इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन जस्ट सी इट, यू कैन जस्ट ग्लांस एट इट. और एक स्टेट को भी अगर आप रोज़ देख लेते हैं तो भी आपका बहुत सारा इसमें कवर हो जाता है. और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपकी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड. गवर्नमेंट के कोई भी प्रोग्राम्स हैं, कोई भी स्कीम्स हैं, कब लॉन्च हुआ, कहाँ से लॉन्च हुआ, क्यों, उसका क्या पर्पस था. एटलीस्ट ये बेसिक 3 चीज़ें आपको हर स्कीम हर प्रोग्राम के बारे में पता होनी चाहिए. अब आप कहेंगे कि इतने सारे जो होते हैं जी, हम किस किस को याद करें, गवर्नमेंट तो कुछ ना कुछ लॉन्च होता ही रहता है. तो जो मेन है, इम्पॉर्टेंट हैं, जो न्यूज़ में आते हैं, उन्हें ज़रूर याद रखिए. So thank you so much for watching the video. Please like the video and like, share and subscribe the channel if you like the content. और ये वाली SSC CGL की सीरीज़ जो है आपकी कंटिन्यूड रहेगी. अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है, इसको देखिए, बार बार देखिए. जितने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए जाते हैं उन सबको नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कीजिए. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. थैंक यू सो मच.